का बुलडोजर चलाने का कार्य करती है। कल गोमतीपुर के ही विस्तार में बड़ा एक डिमोलिशन किया गया जिसमें कई घरों को तोड़ा गया और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई हो, ऐसे कब्रिस्तान की दीवार को और कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ने का मना किया गया था, फिर भी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया। वोरा समाज के जो 2 मज़ार थे उनको तोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में टीडीओ डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता बना हुआ है कि રીડીપીનો અમલ જે છે એના નોર્મ છે એની નીતિ નક્કી કરેલી છે એ નીતિ પ્રમાણે એમને જેમના મકાનો અને દુકાનો એમની પોતાની માલિકીની એમના દસ્તાવેજ છે, માલિકીની એમની જમીન છે, જો તમે લેવું હોય તો વળતર પહેલાં આપવું પડે। પરંતુ હાઈકોર્ટમાંથી જે ઓર્ડર હતો એ પ્રમાણે દુકાન અને મકાન આ લોકો તોડશે તો એ માટે એએમસી દ્વારા એમને વળતર આપવામાં આવશે એવું એએમસીના વકીલે જ્યારે હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલેલો ત્યારે એમને એવું સબમિશન આપેલું। यहाँ के विवाद पॉलिटिकल विवादों के हिसाब से इन गरीबों के साथ खिलवाड़ हो गया। यहाँ के विवादों के हिसाब से ये गरीबों के साथ इनका जो रमज़ान सुकून से बनना चाहिए वो रमज़ान महीना की उनको बहुत सारी परेशानी आ गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सब्र दे। साधु नीतीश भाई आ डिमोलेशन માટે મારા ગલત છે। કઈ રીતનું એક અમારા ભાઈચારાની આસ્થાની માટે ગલત છે। रास्ता बने क्या? कर दो ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગોમતીપુર 4 તોલા કબ્રસ્તાન પાસે જે અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા મહા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે એના પછી આજે વિરોધ પક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન ને અહીંયાના સ્થાનિક નેતાઓ પણ આ વિસ્તારમાં લોકો જોડે વાત કરી અને શહેજાદ ખાને શાસક પક્ષ જોડે વાત કરી છે કે આગળ રમઝાન મહિનો આવી રહ્યો છે તો હાલ પૂરતી આ કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવે અને અહીંયાની લોકોની એવી માંગણી છે કે અમારી જે અહીંયા 800 વર્ષ જૂની જે દરગાહ છે તમે જોઈ શકો છો કે એ દરગાહને પણ તંત્ર દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી છે કે આસ્થાનો જે વિષય છે જે આસ્થા છે જે આ તમે દરગાહ તોડી ના શકો કેમ કે આ 800 વર્ષ જૂની છે એ સરકારના ડિમોલેશનમાં ના આવી શકે તો પણ સરકાર દ્વારા આ જગ્યાને તોડી પાડવામાં આવી છે। અને મોટી વાત તો એ છે કે આગળ રમઝાન મહિનો આવી રહ્યો છે। આગળ વાત કરીએ તો જે બોર્ડની એક્ઝામ પણ આવી રહી છે, જે નાના બાળકો જે 10મી 12મીમાં છે એ લોકોના પણ ઘર તૂટી ગયા છે, એમનો ભવિષ્યનું શું? હવે આ સરકાર આ લોકો પર ક્યારે રાહત કરશે એ જોવાનું રહ્યું। રईस सैयद, अहमदाबाद। असद भाई, जिस तरीके से जो मेगा डेमोलिशन जो किया है गोमतीपुर में और यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर कई सारी दुकानें, मकान, तो ये जो सरकार की पॉलिसी आखिरकार किस तरीके से काम कर रही है? अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर सिर्फ पर्टिकुलरली विस्तारों को टारगेट कर, एक समाज को टारगेट कर, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो वोटर उन्हें वोट नहीं देते वो उनकी नज़रों में 4th ग्रेड सिटीज़न है, तो इसलिए उनका बुलडोजर चलाने का कार्य करती है। कल गोमतीपुर के ही विस्तार में बड़ा एक डिमोलिशन किया गया जिसमें कई घरों को तोड़ा गया और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई हो, ऐसे कब्रिस्तान की दीवार को और कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ने का मना किया गया था, फिर भी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया। वोरा समाज के जो 2 मज़ार थे उनको तोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में टीडीओ डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता बना हुआ है। एक तरफ अहमदाबाद में जगह जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट फ़ी लेकर आई हुई है। 70,000 से ज़्यादा अर्जी इम्पैक्ट फ़ी की अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में की गई है, जिसमें 40,000 अर्जियों को
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया गया, यानी नामंजूर कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आज अहमदाबाद शहर के अंदर 40,000 इल्लीगल बांधकाम मौजूद है, जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बुलडोजर चला सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा बुलडोजर चलाना सिर्फ वही है जहाँ उन्हें वोट ना मिलते हो, जब मुसलमान समाज रहता हो, और यही मानसिकता रहती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसकी लड़त लड़ने वाली है। 2 दिन पहले के सदन में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट देकर यह बताया गया था कि ऐसे कई विस्तार है जहां पर टीपी ओपन नहीं की गई है, इल्लीगल बांधकाम खड़े हैं। 40,000 से अधिक जब बांधकाम होते हो और सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट किया जाता हो तो आने वाले समय में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे मुद्दों पर कड़ा आंदोलन होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि कांग्रेस पार्टी के विस्तारों को या कांग्रेस पार्टी के वोटरों को या एक समाज को, मुसलमान समाज को टारगेट कर यदि राजनीति करना चाहती हो तो आने वाले समय में इन लोगों को लेकर कड़ा आंदोलन करने में आएगा। और इस प्रकार की राजनीति होती हो तो हाईकोर्ट में 40,000 बांधकामों को लेकर PIL करने में आएगी। शहजाद भाई, जिस तरीके से जो कार्रवाई बीजेपी की सरकारों की तरफ से की जा रही है बुलडोजर को लेकर, अगर गुजरात की बात करें तो पहले मुसलमान निशाने पर रहे, अब आदिवासी, OBC, जहाँ जहाँ या तो कांग्रेस का वोटर रहा है या जिन लोगों को इंदिरा गांधी के वक्त में इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान वगैरह दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। महीने पहले ओढ़व में रबारीवास में करीबन हजारों मकान को जमीनदोज कर दिया गया, गोमतीपुर में कर दिया गया। समग्र गुजरात में यह माहौल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब नगर पालिका पंचायत के चुनाव में जाहिर मंच पर आकर ये कहते हो कि यदि हमें वोट नहीं दिया जाएगा तो आपके मकान टूट जाएंगे, आपको मकान को बचाने में नहीं आएगा, तो ये सरेसल कहीं ना कहीं धमकियों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटरों ने जब रजूआत की गई, इकबाल भाई थे, जुल्फी भाई, रुखसाना बहन, कमला बहन, यहाँ के सभी आगेवानों, सभी लोगों ने जब रजूआत की गई कि इस डिमोल्यूशन को रमज़ान के बाद आप करिए, आने वाले समय में 4 दिन में मुसलमान समाज के लिए रमज़ान महीना आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रमज़ान महीना भी नहीं दिखा। परसों के सदन में भी जब हमने ये बात की गई तभी से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार को टारगेट कर रही है। और समग्र गुजरात में ही सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर 4th ग्रेड सिटीजन भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा हुआ है। जिस तरीके से AMC में आपने अदानी का मुद्दा भी उठाया कि अदानी एयरपोर्ट और बड़े बड़े लोगों को ज़मीनें जो दी जाती है, ये भी कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र वगैरह की जगहों पर गोचर की कई सारी ज़मीन थी जो अदानी को दे दी गई। लेकिन यही बस बात वही आती है कि हिंदू मुसलमानों, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कोर्ट के अंदर और ज़्यादा कांग्रेस को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब गरीबों के मकान की बात आती है तो TDO डिपार्टमेंट शेर बन के काम करता है और सभी डिपार्टमेंट जो सरकारी हो वो शेर बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात आती हो, अडानी और अंबानी की, तब ये शेर बिल्ली बन जाते हैं। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर अहमदाबाद शहर के परसों कांग्रेस पार्टी ने, मैंने ही सदन में ये मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के बाहर अडानी ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो फूड कोर्ट बनाए हुए एयरपोर्ट पे सारे इल्लीगल है, लेकिन आज तक किसी भी IAS की ताकत नहीं थी कि वहाँ जाकर नोटिस दे। और गोमतीपुर जैसा मामला आता हो तो 10 दिन में नोटिस 10 दिन पहले देकर डिमोल्यूशन करने में आ जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्ली दिखाई देती है और गरीबों के सामने शेर बनने की कोशिश करती है। आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के TDO डिपार्टमेंट को हम कहना चाहते हैं कि आने वाले सेशन में, कल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट सत्र है, इस मुद्दे पर, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पर, गोमतीपुर के मामले पर, जुवापुरे में हुआ कटिंग उसके मामले पर, ओढ़व रबारीवास के मामले पर, अहमदाबाद शहर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डिमोल्यूशन की है, कांग्रेस पार्टी कभी भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों को उनका हक दिया जाए, उन्हें मकान दिए जाए। यहाँ पर गोमतीपुर की जनता का पहले से ही ये मांग थी कि 1 महीने के बाद आप कटिंग कीजिए, हम समर्थन में रहेंगे, आप हमें घर दीजिए, लेकिन उन्हें सुनने में नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ टारगेट कर
इस डिमोल्यूशन को अंजाम देने में आया हुआ है। सर मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम यूथ जो है, जो मुस्लिम लोग जो हैं, आवाम को, उनको भी एक चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर ये चलता है कि नेता कोई आया नहीं, कांग्रेस का नेता कोई आया नहीं। ये एक राजनीति चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि चाहे जो भी जीता वो उम्मीदवार, चाहे वो काउंसिलर हो, वो विधायक हो, लेकिन उसके इलाके में काम ही तक और ज्यादा बदनाम किया जा सके। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे दारू बेचने वाला, दारू बिकने वाला कभी नहीं पकड़ाता है, तो दारू पीने वाला पकड़ाता है। ऐसे जब ये बांधकाम हो रहे होते हैं तो बिल्डर हरियो पैसे देता, करोड़ों का चार्ज समग्र गुजरात में, अहमदाबाद में करने में आता है, लेकिन जब डिमोल्यूशन करने में आ रहा है तो ना बिल्डर पे कोई कार्रवाई होती है, ना टीडीओ इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है गरीब जनता कार्य होती है जिसने जिंदगी भर अपना गुजारा चलाकर पैसे कमाकर अपना घर बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर राजनीति का जो आदमी होता है वो हमेशा कुछ आवाम के लिए आवाज उठाता रहे, चाहे वो सदन में आवाज उठा रहे या सड़कों पर आवाज उठाता है। सबसे बड़ी तो ये आसाम में बैठे लोग आ चुके हैं जिन्हें भ्रम है कि आने समय की राज्य को कोई उखाड़ नहीं सकता, उन्हें कोई गुजरात में बदल नहीं सकता। तो आज मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय जल्द गुजरात में ही नहीं समग्र देश में बदलाव आएगा। और ये राजनीति इलीगल कंस्ट्रक्शन की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समग्र मुस्लिम समाज से ये आह्वान आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो भी परिवार यदि कोई बिल्डिंग में अपना घर लेता हो तो ये इतना ये बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना वो इंस्पेक्टर उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, इसे भुगतना पड़ेगा, वो जिसने घर लिया है वही भुगतना पड़ेगा। डन। મારું નામ ઇકબાલ શેખ છે, કોર્પોરેટર ગોમતીપુરથી। હા, શું મામલો બન્યો છે આજે? એકચ્યુઅલી ગોમતીપુર વિસ્તારની અંદર ટીપી 16 શહેર કોટડા જે રીડીપીના અમલ માટે છેલ્લા 2 મહિનાથી અહીંયા જવાબદાર અધિકારીઓ વારંવાર આવતા હતા। આ સંદર્ભે સ્થાનિક કાઉન્સિલર તરીકે અમે લોકો અમારી રજૂઆત કમિશનર સાહેબને મળ્યા, મેયર સાહેબને મળ્યા, ડેપ્યુટી કમિશનરને અને એસ્ટેટના જવાબદાર અધિકારીઓને। અમારી લાગણી અને માંગણી એ હતી કે રીડીપીનો અમલ જે છે એના નોર્મ્સ છે, એની નીતિ નક્કી કરેલી છે, એ નીતિ પ્રમાણે એમને જેમના મકાનો અને દુકાનો એમની પોતાની માલિકીની એમના દસ્તાવેજ છે, માલિકીની એમની જમીન છે, જો તમે એ લેવું હોય તો વળતર પહેલાં આપવું પડે અને વળતર આપ્યા પછી તમે એને અમલ કરવું જોઈએ। પરંતુ કોર્પોરેશને સત્તા સ્થાને બેઠેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જવાબદાર લોકો દ્વારા એવું લાગે છે, મારું વ્યક્તિગત એવું મનસા છે કે ભાઈ આ જે છે માઇનોરિટીઝના લોકો છે, કોંગ્રેસના મતદારો છે, એટલે એને ડિસ્ટર્બ કરવા માટેની આ લાઈન હોય। એમને વળતર જે પહેલાં આપવું જોઈએ, કોઈ વળતરની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવી અને આ બાબતમાં અમે હવે કંટાળીને સીએમ સાહેબનું આવતીકાલનું ટાઈમ લીધું છે। જો ટાઈમ મળશે તો અમે કાઉન્સિલર અને બીજા આગેવાનો ભેગા થઈને સીએમ સાહેબને આ જ રજૂઆત કરવાના છે કે અમને કમસે કમ 1 મહિનાનું રમજાન માસનું ટાઈમ માંગ્યું, જ્યારે અમદાવાદ શહેરની અંદર 107 રીડીપી અને ટીપી અમલ થયા વગર પડતર છે, તો તમને એટલી કોઈ ઉતાવળ આવી ગઈ કે આ ટીપીને તમારે અમલ કરવું પડ્યું છે। તો બહુ જ દુઃખ સાથે કહેવું પડે। સાથે સાથે એક વોરા સમાજનું મજાર સાહેબ છે અને એક અમારા દાદી અમ્માનું મજાર છે, એવા 2 મજારોને પણ આ લોકોએ ડિમોલિશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને પબ્લિકે ખૂબ વિરોધ કરતા એ લોકો અટકી ગયા હતા। તો હું મારું ત્યાં સુધી કાયદો અને વ્યવસ્થા બગાડવા માટે જે પણ અધિકારીઓએ આ કૃત્ય કર્યો હોય એની સામે પણ એક્શન લેવા માટે અમે જવાબદાર પોલીસ અધિકારીને પણ આ રજૂઆત કરીશું। કેટલા મકાનો, કેટલી દુકાનો ડિમોલિશન કરવા? ટોટલ 167 જેવું છે, એમાં 56 દુકાનો છે, 110 મકાનો છે, 110 કોમર્શિયલ છે, 56 રેસિડેન્ટ છે અને અમુક ધાર્મિક જગ્યા પણ છે। કેટલા વર્ષોથી આ લોકો રહેતા હતા? આ તો 50-100 વર્ષથી રહે છે। હવે મૂળ જે છે એક બીજો ઝઘડો એ કોર્પોરેશન કહે છે, ઉપર દળના માલિક અને જમીન માલિક એ બેની વાત છે। તો ઉપર દળના જે માલિક છે એમને પણ વળતર મળે અને જમીનના માલિક છે એને પણ વળતર મળે, કેમ કે અગાઉ અહીંથી 1 કિલોમીટરની અંદર જ મેટ્રોનું કામ થયું છે। એ લોકોએ આખું ડિટેલ કાઢીને જે ઉપર રહેતે વર્ષોથી એને 40% આપ્યું છે, રેસિડેન્ટને 60% આપ્યું છે। તો હું માનું ત્યાં સુધી આ પણ પ્રક્રિયા અહીંયા થાય એવી અમારી લાગણી છે।
हो गया आमिर भाई, सामाजिक आगेवान हो आप, विस्तार में हर समस्या पे खड़े रहते हो। एक समस्या ऐसी आई है जहाँ पे आपके आने से भी जो इसका निराकरण नहीं आएगा, आगे कैसी लड़ाई लड़ोगे? जैसे कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो ये तानाशाही जो गरीब प्रजा के ऊपर जो एक डिमोलिशन करा है, गरीबों और लोगों की आस्था से जो खेला है, आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो डिमोलिशन किया, चंद दिनों में हमारा रमज़ान मास महीना आने वाला था। यहाँ के लोगों ने वहाँ की 2 महीने की मुद्दत मांगी। यहाँ के जो विवादी राजकारण के हिसाब से सरकार ने फायदा उठाकर तात्कालिक डिमोलिशन का निर्णय ले लिया। यहाँ के पॉलिटिकल विवादों के हिसाब से इन गरीबों के साथ खिलवाड़ हो गया। यहाँ के विवादों के हिसाब से ये गरीबों के साथ इनका जो रमज़ान सुकून से बनना चाहिए, वो रमज़ान महीना की उनको बहुत सारी परेशानी आ गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सब्र दे और इनकी परेशानी को अल्लाह दूर कर दे। जैसे कि जो हमारी दरगाह 476 साल जूनी ऑन पेपर बोलती है, वो दरगाह को तोड़ा गया। दूसरी गोराजी समाज की जो दरगाह है उसको तोड़ दिया गया है। ये तानाशाही की जो सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर, हमारे वकील हाई कोर्ट के वकील श्री हमारी वो बहन जो एक मुस्लिम समाज से नहीं अन्य समाज से है, नॉन मुस्लिम है, उसने आके ये पहल की, जो ऑर्डर लेकर आए, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए, पुलिस ने उनको हाथ पकड़कर धक्का मुक्की करके डिटेन किया। ये बहुत शर्म वाली बात है। हमारे विस्तार के अंदर पुलिस ऐसा अत्याचार पढ़े लिखों के साथ करती है तो ये गरीब आवाम का क्या पुलिस करती होगी। होम मिनिस्टर जी जो बोलते कायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा, तो ये वकील जो थे ये बिल्कुल कायदे में थे। और जो भाई ने पिटीशन दाखिल की थी, जिनकी अम्मी जान की कब्र यहाँ पर थी, वो पिटीशन दाखिल की थी, तो उसका ऑर्डर दिखाने के लिए एएमसी ऑफिसरों के पास वो लोग आए, बाकी पुलिस ने उनके तक पहुँचने नहीं दिया और डिटेन करके जो तानाशाही की तरह दरगाह को भी तोड़ दिया गया, लोगों के मकान भी उजाड़ गए। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों का मुआवजा दे। आवास योजना के अंदर जो गरीबों को मकान दिया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ के लोग हकदार है, तो आवास योजना में इनको मकान मिलना चाहिए। इनके फॉर्म भरा के इनको अलॉट करना चाहिए। सरकार से मेरी ये विनती है। और जो सरकार ने जो कटिंग करी है, आज सहारनपुर ब्रिज बंद है, सहारनपुर ब्रिज बंद होने से यहाँ के स्थानिक लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और जो कटिंग करके चले गए, पूरा मलबा रोड पे पड़ा है, लोगों के जो पीछे के घर है उनकी लाइटें बंद है, उनका पानी बंद है। तो सरकार इतना जुल्म भी ना करे कि दूसरे लोगों को भी तकलीफ पड़े। तो जल्द से जल्द सरकार से मेरी विनती है कि ये जो मलबा पड़ा है इसको उठाए और लोगों को लाइट पानी चालू करे यहाँ पे। और जो सरकार तानाशाही की है, अगर यहाँ के लोगों को अगर कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता, यहाँ के लोगों को कोई साथ सागर अगर सरकार नहीं देती, कोई बेनिफिट्स नहीं देती, तो सुफियान भाई है, कलीम भाई है, एडवोकेट लोग है, इनके साथ मिलकर मेरा उनको समर्थन है। जहाँ भी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आगे रमजान महीना आ रहा है, यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए जिनके घर टूट गए, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार से कुछ मांग करोगे आप? आगे रमजान महीना आ रहा है, सरकार से हमारी ये मांग है कि उनका कोई व्यवस्था हो, उनको रखने के लिए कोई जगह हो, उनका एक ठहराव हो, ऐसी कोई व्यवस्था करे सरकार। इंशाल्लाह हमसे भी जो होगा, जिसको जो जरूर होगी, इंशाल्लाह हम भी वो मदद में उतरेंगे। हमारे ग्रुप की तरफ से इंशाल्लाह हम भी मदद करने का प्लानिंग हमारा चालू है। तो हम तो सरकार से विनती है कि जो पब्लिक का टैक्स लेते हैं तो इन गरीब अवामों के पीछे भी खर्च करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शाहनवाज शेख, नेशनल वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AICC, पूर्व काउंसिलर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए, ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ है देश में, बुलडोजर तंत्र, जो कि पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की है इस पर, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा किया है कि अब ये इसको रोकने की ज़रूरत है, इस बंद करिए। सरकारें जिस तरीके से ये जो रवैया अपना रही है पूरे देश में, ये बहुत ही ख़तरनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के भी लिए भी खतरा रूप है। सब भारत के लोग हैं, अगर किसी का मकान तोड़े जा रहे हैं, ये भी भारत के नागरिक ही हैं।
किसी का नुकसान हो रहा है वो भी भारत के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, डिस्कशन की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि जो भी जहाँ पर भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे अगर कहीं पर बुलडोज़र चल रहा है या किसी द्वेष भाव की वजह से बुलडोज़र चल रहा है, तो जो विक्टिम है उसके साथ बात होनी चाहिए। प्रशासन ने किसी तरह की डायलॉग की व्यवस्था नहीं रखी है, डायलॉग बंद कर दिया है। आप बात करिए, म्युनिसिपल कमिश्नर को चाहिए कि इनसे बात करनी चाहिए। अगर कोर्ट में मैटर है तो उस पर कैसे फिर बुलडोज़र चल सकता है। तो ये सभी पहलुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत है। गलत तरीके से तोड़ा गया है तो कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये सभी पहलुओं को आज हमने आके यहाँ पर समझा है। हम देखेंगे कानूनी लड़ाई क्या लड़ी जा सकती है और प्रशासन से डायलॉग किया जाता है। मेरी सिर्फ प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल है, कभी गुजरात में दारू बंदी है, लेकिन कहीं किसी फैक्ट्री या किसी मकान से दारू पकड़ा गया हो, वहाँ पर कभी बुलडोज़र चला है? कहीं से ड्रग्स पकड़ी गई है करोड़ों की, उस जगह पे कभी बुलडोज़र चला है? किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, उस बलात्कारी के घर कभी बुलडोज़र चला है? तो जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके घर पर या उनकी प्रॉपर्टी पे कभी बुलडोज़र नहीं चला है। बुलडोज़र गरीबों के यहाँ चल रहा है। तो ये जो गरीब है, ये भारत के नागरिक हैं, इनका उतना ही हक है जितना 150 करोड़ लोगों का हक है। तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ दबाने का ये जो नया तरीका है, ये बहुत ही खतरनाक है। सरकार को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात का, गाइडलाइन का अमल करना चाहिए और ख़ास तौर पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो भी विक्टिम है उनके साथ बात करनी चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए। एक सवाल है कि जब ऐसा कुछ होता है, जब मुस्लिम नेता ये आते हैं, आपके पक्ष में और कोई नेता आते नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देश में जहाँ जहाँ बुलडोज़र चला है, इस तरह की जहाँ भी घटनाएं हुई है, सबसे ज़्यादा मुखर होकर किसी ने लड़ाई लड़ी है, बात रखी है, तो राहुल गांधी ने रखी है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस की लीडर खड़गे जी हो, लीडरशिप हमेशा लड़ती रहती है। लेकिन हम सब कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। हमें भरोसा है कानून व्यवस्था पे। आज भी हम लोकतंत्र और कानून पे भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, इस एजेंडे से जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी जा रही है। लेकिन आज भी हमें कानून पर भरोसा है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही है, बुलडोजर चल गया, गरीबों को मकान टूट गए, बेघर हो गए, लेकिन अब सियासत खेली जा रही है। देखिए, बहुत सारे बड़े मीडिया हैं, बड़ी चैनल है, लेकिन वो तो नहीं पहुंच पाए ना। आज बड़ी बड़ी शादियां दिखाई जाती है, लेकिन गरीबों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। कोई बड़ी चैनल के लोग, ये तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ कि आप जैसे यूट्यूबर्स और जो चैनल हैं वो इस तरीके की बात पूरे देश में पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चैनल, बड़े बड़े स्टूडियो लेकर जो बैठे हैं, उनको भी इस तरीके की वारदातों को कवर करना चाहिए। हाँ, हम लीडरशिप से बात करेंगे, प्रशासन से टॉक करेंगे और कानूनी रास्ते से इनको, जिनका नुकसान हुआ है, उसे कंपनसेशन किया जाए और इस मामले को पूरी तरह से समझ के हम इस पर पूरी तरह से मदद करेंगे। મારું નામ સત્યેશા છે અને હું અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું વકીલાત. એટલે કાલે ગોમતીપુરમાં સવારે 4 વાગ્યાથી ડિમોલિશન ચાલે છે. મકાનો અને દુકાનો તોડવામાં આવ્યા સવારથી, પરંતુ હાઈકોર્ટમાંથી જે ઓર્ડર હતો એ પ્રમાણે દુકાન અને મકાન આ લોકો તોડશે તો એ માટે એએમસી દ્વારા એમને વળતર આપવામાં આવશે એવું એએમસીના વકીલે જ્યારે હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલેલો ત્યારે એમને એવું સબમિશન આપેલું અને આપણે ઓર્ડરમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે એમને ખબર પડી, કલીમ સિદ્દીએ જ્યારે ફોન કર્યો કે ત્યાં જે કબ્રસ્તાન છે, કબ્રસ્તાનની દિવાલ પણ તોડવામાં આવેલી છે, તો કબ્રસ્તાનને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવ્યું હતું હાઈકોર્ટ દ્વારા કે ત્યાં કોઈ પણ ડિમોલિશન નહીં કરવામાં આવે. તો અમને જ્યારે ખબર પડી કે આ તો હાઈકોર્ટનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, એ માટે અમે એક એઝ એન એડવોકેટ કે અમે એક વકીલ છીએ, હાઈકોર્ટના ઓર્ડરનું પાલન થવું જોઈએ એ માટે અમે જ્યારે અહીંયા આવેલા ત્યારે અહીંયા 500 થી 600 જેટલા પોલીસ હતા. અમારે પોલીસ સાથે કોઈ વાતચીત નથી કરવી, કેમ કે પોલીસને ખબર ના હોય કે હાઈકોર્ટે શું ઓર્ડર આપેલું છે. એએમસી એ પિટિશનમાં એક રિસ્પોન્ડન્ટ હતી, એટલે કે પાર્ટી હતી એએમસી, એટલે અમારે એમને ઓફિસર સાથે વાત કરવી હતી કે તમે હાઈકોર્ટના ઓર્ડરનું કઈ રીતે ઉલ્લંઘન કરી શકો છો. પરંતુ આ પોલીસ દ્વારા અમને, મારો જે વિડીયો ચાલતો હતો તો રખિયાલના જે પીઆઈ છે બીજી ચેતરે મારો ફોન ઝૂંટવી લીધો, મારા સાથે ધક્કામુક્કી કરેલી અને એક મહિલા સાથે ક્યારે પુરુષ પોલીસ જે છે એ એમને ટચ ના કરી શકે, એમને અડકી ના શકે, છતાં પણ મને ધક્કામુક્કી કરીને ઢસેડવામાં આવી. એ પછી મહિલા પોલીસ આવે છે, મહિલા પોલીસે મારું ગળું દબાવેલું, મારા ચશ્મા ખેંચી લીધા, મને લાતો મારેલી અને એ પ્રમાણે એમને
પોલીસ સ્ટેશનમાં જ્યારે અમે કોઈ મોટું ખૂન કરીને આવ્યા હોય, અમે કોઈ મારામારી કરી હોય, એ રીતે અમને એઝ એન ક્રિમિનલ અમને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવેલા. પરંતુ જે લોકો મુસલમાન નથી એ લોકો વિચારી રહ્યા છે કે આ મુસલમાન છે, આપણે શું કરવા બોલવું જોઈએ. તો હું તમને એક સાબિતી આપવા માંગુ છું કે જ્યારે અમે કાલે ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં હતા ત્યારે એક મહિલા અને એક પુરુષ આવેલા જે એક હિન્દુ છે, પરંતુ એ જે ભાઈ હતા એમને ખબર નહીં કોઈ ગુનો કર્યો હતો કે નહીં, પણ એમનું માથું ફોડવામાં આવેલું હતું પોલીસ દ્વારા માર મારીને. તો એ લોકો પણ ત્યાં રડી રહ્યા હતા, પોલીસ સામે હાય હાય ફૂંકી રહ્યા હતા. બીજા એક દલિત વરઘોડા પર જ્યારે એટેક થયો તો એ લોકો પણ કાલે ફરિયાદ લખાવાયેલા. એટલે એવું નથી કે આ મુસલમાનો છે તો આપણે એમાં કંઈ નહીં બોલવાનું. આજે આ લોકોની વારી છે, આવનારા દિવસોમાં તમારી વારી આવવાની છે. કેમ કે આજે સરકાર છે, આપણી સરકાર નથી, આમ લોકોની સરકાર નથી. આ લોકો ભૂલી ગયા છે કે આપણો દેશ જે છે સંવિધાન ઉપર ચાલે છે. આ લોકો ખાલી જે અદાણી અંબાણીના સપના પૂરા કરવામાં લાગેલા છે. તો મારા દરેકે આમ લોકો હોય, કોઈ હિન્દુ હોય, મુસલમાન હોય, મહિલા હોય, પુરુષ હોય, છાત્ર હોય, વિદ્યા કોઈ પણ હોય, એ માટે આપણે પુકાર છે કે આપણે આ કબ્રસ્તાનને બચાવીશું અને જે પણ ડિમોલિશન થઈ રહ્યા છે ગુજરાતમાં એ આપણે રોકવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું. રબારી કોલોની પાસે પણ ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે, એનો પર તમે શું કહેશો? રબારી કોલોનીમાં જે ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે આપણું એ જ છે કે આજે અમે સાંજે મિટિંગ રાખવાના છીએ અને ગુજરાત અગેન્સ્ટ ડિમોલિશન, ગુજરાતમાં જે ડિમોલિશન થઈ રહ્યું છે એ માટે આપણે લડત ઉપાડીશું. આ ફક્ત એક પ્રથમ પગલું હતું અને કાલે લોકો એટલા માટે નહોતા આવેલા કેમ કે એ ડરી ગયા હતા કે જ્યારે 500-600 પોલીસવાળા ડંડા લઈને ઊભા હોય ત્યારે આમ લોકો ડરી જતા હોય. પરંતુ અત્યારે આપણે બધા લોકો સાથે આ અવાજ ઉપાડવાના છે કે તમે અમારા વર્ષોના જૂના મકાનો, દુકાનો નહીં તોડી શકો અને કબર તોડવીએ તો ખરેખર ખૂબ જ નિંદનીય છે. એ માટે આપણે લડત આગળ ઉપાડીશું. પોલીસ ઉપર કેવી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરશો? પોલીસ જ્યારે જેમને મારી સાથે પુરુષ પોલીસે જે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે એ માટે અમે કાલે ઓલરેડી એપ્લિકેશન આપેલી છે અને આપણે હાઈકોર્ટમાં પણ રજૂઆત કરવાના છે આ બાબતે.